नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक पर चर्चा करेंगे। उसकी विशेषताओं को देखेंगे कि क्यों वो नाटक इतना प्रसिद्ध रहा है, उस नाटक में किस तरह से राष्ट्रीय भावनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, हम ये देखेंगे। इसकी संवेदनागत विशेषताएं क्या है ये देखेंगे, शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं ये देखेंगे, इसकी रंगमंचीता पर क्यों सवाल उठते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज इस नाटक पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं किसी भी रचना की शुरुआत करने से पहले कि उस रचना का या उस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि उसी से हम उस समय की, जब ये रचना लिखी गई है, उस समय के देश काल की तत्कालीन परिस्थितियां देख पाते हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों का कहीं ना कहीं प्रभाव रचना पर दिखाई पड़ता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये कब का प्रकाशन है इस रचना का? इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928। ये नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ था, स्कंदगुप्त। तो आइए फिर उस समय के दौर की हम लोग क्या देखते हैं, परिस्थितियां देख लेते हैं। देखते हैं कैसी क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय। उस समय क्या हो रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन उस समय जोरों से चल रहा था। आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन हो चुका था और 1928 में सबने अवज्ञा आंदोलन की तैयारी चल रही थी। सबने अवज्ञा आंदोलन की तैयारी चल रही थी। और क्या देखेंगे आप लोग उस समय? आप ये चीज देखेंगे कि पश्चिमी विद्वान थे, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने दुष्प्रचार कर रखा था कि भारतीय संस्कृति कैसी है। अंग्रेजों ने यह दुष्प्रचार किया हुआ था कि भारतीय लोग बड़े बर्बर लोग हैं, बड़े जंगली लोग हैं, इनके यहाँ नरबली चलती है, सती प्रथा जैसी चीजें चलती हैं। इस तरह के उदाहरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि भारतीय संस्कृति कैसी है, बहुत बर्बर है, बहुत आदिम है, जंगली टाइप की संस्कृति है। तो वो भारतीय संस्कृति क्या घोषित कर रहे थे? पतित घोषित कर रहे थे, निम्न कोटि का घोषित कर रहे थे। लेकिन उसी समय देखिए क्या क्या घटनाएं हुई। उसी समय ही आप पाएंगे कि हड़प्पा की खोज हुई। जो हड़प्पा की खोज ने दिखाया कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, कितनी प्राचीन है, वो सब दिखाया। और इसी चूंकि ये जो पश्चिमी विद्वान जिस तरह से भारतीय संस्कृति को हीन घोषित कर रहे थे, उसके प्रत्युत्तर में फिर जयशंकर प्रसाद जैसे जो समय के साहित्यकार थे, बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और साहित्य का जवाब साहित्य से दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक में इस चीज का, हमारी पुरानी संस्कृति कैसी गौरवशाली रही है, कितनी महान रही है, इस सब चीजों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये सब बातें यहाँ पर मिलती हैं, ऐसे आप देखेंगे। और क्या उस समय चल रहा था? सांप्रदायिकता का उदय होने लगा था भारतीय राजनीति में। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हो रहा था। कई बार आप देखेंगे उस समय दंगे भी आरंभ हो गए थे, कभी बीच में हो जाते थे। और अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा क्या थी? अंग्रेजों की यह मंशा थी कि हिंदू मुसलमान आपस में इकट्ठे न हो, आपस में हमेशा झगड़ते रहे, जिससे कि उनका शासन लंबे समय तक हिंदुस्तान में, भारत में बना रहे। ऐसी उनकी मंशा थी। तो इसी मंशा के तहत वो और भी ज्यादा फूट डालकर एक दूसरे को झगड़ा करवाते रहते थे। तो ये आप देखेंगे, इसका प्रभाव भी आप देखेंगे सांप्रदायिकता को इसमें कैसे दिखाया गया है। अब चूंकि जिस देश काल का ये वातावरण लिया गया है, जिस वातावरण, इस जो नाटक है, इसमें जो देश काल चयनित किया गया है, स्कंदगुप्त के समय का देश काल, उस समय में मुसलमान तो थे नहीं। उस समय जो संप्रदाय थे, ब्राह्मण और बौद्ध, जिनका आपस में संघर्ष होता रहता था, तो उस ब्राह्मण और बौद्ध के संघर्ष के माध्यम से एक तरह से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के मुद्दे को ही उठाया गया है इस नाटक में। ये आप देखेंगे। और क्या देखेंगे आपकी नारीवादी, वो समय है छायावाद का समय है। कविता में इस समय छायावाद चल रहा था। और आप देखेंगे हमारे समाज में क्या चल रहा था? नारीवादी आंदोलनों के प्रसार का समय है। नारीवादी आंदोलन जोरों पर था। न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की संख्या बढ़ रही थी, स्त्रियों की भागीदारी बढ़ रही थी, बल्कि उनके स्वतंत्र रूप से भी आंदोलन चल रहे थे, जो कि स्त्रियों पर लादी गई वर्जनाओं, कुरीतियों
बुरी परंपराओं उन सब का विरोध कर रहे थे। स्त्रियां धीरे धीरे क्या हो रही थी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थी। ये आप देखेंगे। तो नारीवादी आंदोलन का प्रसार आप देखेंगे और इसकी झलक भी देखेंगे कि किस तरह से, जैसे देवसेना के चरित्र देखिए, जिस तरह से देवसेना का चरित्र है कि वो स्वतंत्र निर्णय लेती है, अंत में जाके भी वह स्वतंत्र निर्णय लेती है, उसका अपना निर्णय है, वह स्कंदगुप्त से विवाह करने को मना कर देती है। लास्ट में देखेंगे आप अंत में वो उसका स्वतंत्र निर्णय है, वैचारिक निर्णय है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या है, बहुत विशाल है। वो छायावादी नारी की तरह एक विशाल दृष्टिकोण रखती है, इसलिए उसने अपनी तुच्छ इच्छा को खत्म कर देती है। वो ये आप पाएंगे। तो ये उस समय जो आंदोलन चल रहा था, नारीवादी आंदोलन चल रहा था, ये उसी का प्रभाव है। और देखिए और क्या है, साम्यवाद का प्रसार और स्वीकार्यता। इस समय आप देखेंगे कि साम्यवाद का रूसी क्रांति हो चुकी थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो रूसी क्रांति जो कैसी क्रांति थी? साम्यवादी क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी। ये क्रांति हो चुकी थी और धीरे धीरे करके आप क्या था, इसका प्रसार हो रहा था पूरी दुनिया में। आप देखेंगे इसका प्रसार हो रहा था और भारत में भी आप पाएंगे कि वामपंथ का असर बढ़ रहा था। राष्ट्रीय नेताओं में आप पाएंगे कि वामपंथ का असर, तो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, आप उनमें भी देखेंगे। और क्रांतिकारियों में भी आप देखेंगे, क्रांतिकारियों में भी आप पाएंगे कि वामपंथ का प्रभाव बढ़ रहा था। तो इसमें भी आप देखेंगे, जब प्रणय दत्त का कथन देखेंगे आप, तो पाएंगे कि साम्यवाद का प्रभाव इस नाटक में भी दिखाई पड़ता है। अब हम क्या देखते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग इस नाटक के प्रमुख पात्र, कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। इसका जो नायक है वो कौन है? स्कंदगुप्त है। इस नाटक का नायक कौन है? स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त क्या है? कुमारगुप्त का पुत्र है। और कुमारगुप्त कौन है? कुमारगुप्त ये सम्राट है, गुप्त सम्राट है, और इसका पुत्र है ये स्कंदगुप्त। और वह किसका है? शासन का उत्तराधिकारी है, शासन का उत्तराधिकारी है। जो कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी है वो है अनंत देवी, और इसका पुत्र है पुरगुप्त। अनंत देवी क्या चाहती है? अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को सिंहासन पर बैठाना चाहती है कुछ भी करके, और इसीलिए वह षड्यंत्र करती है। किससे मिलके? प्रपंच बुद्धि से मिलकर, प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क से मिलकर वह क्या करती है? षड्यंत्र करती है। भट्टार्क कौन है? सेना में बड़े ऊंचे पद पर है, बाद में इसको सेनापति बनाया जाता है भट्टार्क को। तो भट्टार्क वो व्यक्ति है। तो इस भट्टार्क के साथ मिलकर प्रपंच बुद्धि कौन है? एक बौद्ध सन्यासी है जो कि इन सब चीजों में लिप्त है, तंत्र मंत्र विद्या में लिप्त है, वैसा यहाँ पर आया है, आप देखेंगे। तो गोविंदगुप्त कौन है? आप देखेंगे ये क्या महाराज का भाई है। प्रणदत्त कौन है? प्रणदत्त एक बड़ा प्रसिद्ध सैनिक है, बड़ा युद्ध में बड़ा कुशल है, ये आप पाएंगे। चक्रपालित इसका बेटा है। बंधुवर्मा कौन है यहाँ पर? बंधुवर्मा देखेंगे मालव का राजा, मालवा का राजा है। इस नाटक में दिखाया गया है कि ये क्या है? मालवा का राजा है, और ये अपना राज्य किसको दे देता है? देश हित में ये अपना राज्य देता है, स्कंदगुप्त को अर्पित कर देता है, और इसके जरिए क्षेत्रवाद का विरोध दिखाया गया है। भीमवर्मा कौन है? बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त कौन है? मातृगुप्त कालिदास है, जो कि कुछ समय के लिए कश्मीर का शासक बनता है, फिर वहां विद्रोह हो जाता है, फिर चलाता है। तो मातृगुप्त है, कालिदास का नाम ही मातृगुप्त है। प्रपंच बुद्धि जैसा कि हम बता चुके हैं कि बौद्ध सन्यासी है और तंत्र मंत्र के तांत्रिक साधना में लिप्त रहता है, और अनंत देवी के साथ मिलकर स्कंदगुप्त के विरुद्ध कार्य करता है। देवसेना की बलि चढ़ाना चाहता है। शरनाग कौन है? सैनिक है। कुमारदास कौन है? कुमारदास जिसका नाम धातुसेन भी आता है, वह श्रीलंका है, लंका का राजकुमार है, श्रीलंका का राजकुमार है वो। पुरगुप्त कौन है? अनंत देवी का बेटा है, जिसको अनंत देवी गद्दी पर बैठाना चाहती है, गुप्त सिंहासन पर बैठाना चाहती है, और उसकी वजह से इतना सा प्रपंच रचा गया। भट्टार्क कौन है?
सेना में ऊंचे पद पर है। तो जैसी चर्चा हम यहाँ भी कर चुके हैं, अभी पहले भी बात की थी हम लोगों ने, अनंत देवी भट्टार के साथ मिलकर ही अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहती है। पद्मसेन भी सेना में ऊंचे पद पर है। खिंगल कौन है? ये हूण आक्रमणकारी है। मुदगल कौन है? विदूषक है। यहाँ पर मुदगल कौन है? विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति कौन है? प्रख्यात कीर्ति बौद्ध सन्यासी है। देवकी कौन है? देवकी स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी के बारे में हमने चर्चा की कि ये कुमार गुप्त की दूसरी पत्नी है, जो अपने पुत्र पुरगुप्त को सिंहासन पर बैठाना चाहती है। फिर आती जयमाला। ये कौन है? जयमाला जो बंधुवर्मा मालव नरेश है उसकी पत्नी है। देवसेना जो मालव नरेश है बंधुवर्मा उसकी बहन है। और विजया कौन है? एक साहूकार की बेटी है। ये हुए प्रमुख पात्र। अब हम लोग देखते हैं इस नाटक की संवेदनागत विशेषताएं, इस नाटक का संवेदना पक्ष। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखेंगे इसका पहला बिंदु है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आप देखेंगे कि ये नाटक लिखने का उद्देश्य ही है राष्ट्रवाद को जागृत करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत करना। तो आपको प्रसाद के वैसे भी प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में आपको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दिखाई पड़ेगा, मिलेगा, मौजूद मिलेगा। और उनके रचनाओं का, उनके नाटकों का उद्देश्य होता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उत्साहित करना, बढ़ावा देना, लोगों के बीच में प्रसारित करना। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? भारतीय संस्कृति के त्याग, करुणा, क्षमा, दया, वीरता, समाज की रक्षा जैसे मूल्यों को रेखांकित किया जाता है। इन सब मूल्यों को रेखांकित किया जाता है। इस नाटक में भी आप देखेंगे, ये सब पाएंगे कि त्याग, करुणा, क्षमा, दया, वीरता, समाज की रक्षा, ये सब किसके मूल है? स्कंदगुप्त के अंदर ये सब मूल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि कैसे बार बार वो क्षमा करता है लोगों को, या भट्टार को, या विजया हो, या अन्य लोग हों, उनको कैसे वो है बार बार क्षमा कर देता है। किस तरह से उसके अंदर जरा भी लोभ नहीं है, वो अपने भाई पुरगुप्त के लिए सिंहासन छोड़ देता है, उत्तराधिकार छोड़ देता है। तो इसका क्या त्याग दिखा रहा है। इसी तरह करुणा, क्षमा, दया, वीरता, वीरता उस जैसा गुण तो उसके अंदर ही है, तभी तो वह हुड़ों के खिलाफ युद्ध करने जाता है। और किस तरह से वह मुगलों को पराजित करता है, खदेड़ देता है अपने देश से। तो ये सब चीज आप पाएंगे। समाज की रक्षा, किस तरह से मालव की वह रक्षा करता है। मालव जब उसकी शरण में आता है, उससे रक्षा के लिए पुकार करता है, तो मालव की वह रक्षा करता है। ये आप देखेंगे। तो ये सारे गुण आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के अंदर विराजमान है, जो कि इस नाटक का नायक है। ये आप पाएंगे। और क्या देखते हैं हम लोग? विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण का विरोध किया है प्रसाद ने, क्योंकि उस समय ये देखा जा रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, आंख मूंद करके विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे थे, अपना रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। विदेशी संस्कृति की जो बुरी चीजें भी हैं उसको भी फैशन के तौर पर भारतीय लोग अनुसरण कर रहे थे, अनुकरण कर रहे थे। उसी वजह से उस चीजें से आंख खोलने के लिए लोगों की प्रसाद ने यहाँ पर ये बिंदु रखा है। ये देखेंगे अपना नाटक में, विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण का प्रसाद ने विरोध किया है। जैसे इसमें सैनिक बोलता है कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे, जिसको तुम सभ्यता कह रहे हो वास्तव में सभ्यता नहीं है, वो विलासिता है। तो यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुओं की चढ़ाई और तिस पर ये निर्लज्ज आमोद। एक तरफ तो देश पर हुओं का हमला हो गया और यहाँ लोग अयासी में डूबे हुए हैं, तो उसी का जिक्र कर रहा है। आगे देखिए अगला बिंदु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का और क्या बिंदु है, ये देखिए जनता की शक्ति में विश्वास। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद, जनता की शक्ति में यहाँ पर विश्वास मिलेगा। जैसे सर्वनाथ जो सैनिक है वो क्या बोलता है, विजया चलो देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। किसकी भलाई में? देश की भलाई में। प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को देश की भलाई के कार्य में लगाना होगा। ये देखेंगे आप, ये क्या दिखाता है? जनता की शक्ति को दिखाता है कि जनता में ही वास्तविक शक्ति है। आप देखेंगे जो दर्शन मार्क्सवादी दर्शन है वो भी क्या करता है, वो भी जनता की शक्ति में
विश्वास करता है। तो हल्का सा आप देखेंगे कि मार्क्सवाद का ही प्रभाव है। मार्क्सवाद भी जनता की शक्ति में ही विश्वास करता है। तो बोलता है क्रांति तभी होगी, बदलाव तभी होगा जब जनता जागृत होगी, जनता आगे आएगी, वही बदलाव लाती है। अगला बिंदु देखते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अगला बिंदु है राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना। राष्ट्र के लिए जो इसमें नाटक में स्पष्ट रूप से दिखती है, जैसे ये देखिए कि जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, और निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और यही भावना प्रसाद अपने नाटकों के माध्यम से जन जन के हृदय में जगाना चाहते हैं। यही प्रसाद का उद्देश्य है, यही प्रसाद का उद्देश्य है नाटक लिखने का। तो अभी हमने क्या देखा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला बिंदु देखा। अब देखें आगे अगला बिंदु, अंग्रेजों द्वारा लिखे गए विभाजनकारी इतिहास का विरोध। अंग्रेजों ने जिस तरह से भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया, ऐसा क्यों पेश किया अंग्रेजों ने? क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव रखना चाहते। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान कभी एकजुट ना हो पाए, तो एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि हिंदू मुसलमान कभी एकजुट नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने इतिहास कैसे दिखाया, हमेशा विभाजन का ही दिखाया। हमेशा ये दिखाया कि हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे का शोषण करते रहे हैं। इस तरह मुसलमानों ने हिंदुओं का किस बुरी तरह से शोषण किया, किस तरह से बर्ताव किया, हमेशा ये दिखाया। इसी तरह का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, अपने हिसाब से लिखा। और हमेशा ये दिखाया कि जब से अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस देश का उद्धार किया है, भला किया है। इस तरह का विभाजनकारी जो इतिहास था उसका विरोध करते हैं प्रसाद। या अंग्रेजों ने देखा कि आर्य जैसे बाहर से आए थे, यहाँ के रहने वाले नहीं है, ऐसा अंग्रेजों का जो इतिहास बोध है उसमें दिखता है, अंग्रेजों के इतिहास में ऐसा दिखता है। जबकि प्रसाद इसको नहीं मानते, प्रसाद इसका विरोध करते हैं। वो इस बात का विरोध करते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। देखिए कैसे, ये देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो ये वही बात कह रहे हैं प्रसाद कि जो जिस तरह से अंग्रेजों में बोला कि आर्य लोग बाहर से आए थे, और उन्होंने जिस तरह से विभाजनकारी इतिहास लिखा, पहले आर्यों के लिए फिर मुस्लिमों के लिए, इस तरह से जिस तरह से लिखा, उसी का विरोध कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे अगला बिंदु, राष्ट्रीय आत्मगौरव की भावना। जब भी राष्ट्रवाद देखेंगे आप, राष्ट्रवाद के 3 स्टेप होते हैं। पहले तो क्या देखेगा, सबसे पहले आत्मगौरव की भावना देखेगी। साहित्यकार सबसे पहले क्या करता है, आत्मगौरव जगाना चाहता है। दूसरा उसके बाद क्या देखेगा, आत्ममंथन, यानी उसके बाद अपने अंदर क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं, हमारा पतन कैसे हुआ, कैसे गुलाम हो गए, तो उसके लिए मंथन करना जरूरी है। फिर जब वो मंथन हो जाएगा कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर किया जाएगा, उसको बोलेंगे आत्म परिष्कार। तो ये तीनों स्टेज आपको मिलेंगे। जब भी राष्ट्रवाद आएगा तो आप राष्ट्रवादी की चर्चा आएगी तो तीनों स्टेप आपको दिखाई पड़ेंगे राष्ट्रवादी साहित्य में। आप चाहे भारत दुर्दशा देख लीजिए या अन्य कोई साहित्य उठा के देखिए तो तीनों स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले होता है कि जो इतना लोगों के अंदर आत्मविश्वास कम हो गया है, उत्साह कम हो गया है, तो उस उत्साह को, आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाया जाए, उठाया जाए ऊपर, ताकि लोगों को अपने ऊपर विश्वास तो हो। तो इसके लिए जरूरी होती है कि अपनी जो पुरानी संस्कृति में जो महान लोग थे उनका जिक्र किया जाए, लोगों को ये महसूस कराया जाए कि उन लोगों की संस्कृति बड़ी महान रही है। आत्मगौरव की भावना जगे मन में लोगों को, जो कि क्या होता है वर्तमान समय में कैसा हो गया, लोग एकदम पतित अवस्था में आ गए हैं, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, आत्मविश्वास ही नहीं बचा। तो उसको फिर से जगाने के लिए इस तरह की बातें मिलती हैं, इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं ताकि लोगों में आत्मगौरव की भावना जगे। जैसे ये देखिए पुराने इतिहास का अपना वर्णन होता है, जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो गई उठी अशोक। तो बता रहे हैं प्रसाद कि हमारी संस्कृति जो इतनी प्राचीन है, किस तरह से हमने न स्वयं हम जागृत हुए बल्कि हमने पूरी दुनिया को जागृत कराया, पूरी दुनिया को हमने जागृत कराया।
ये देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, अब व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो ये आत्मभाव गौरव की भावना जगाने के लिए है। आगे देखिए, आर्थिक विषमता तथा शोषण का विरोध किया है, साथ में आप देखेंगे। और ये इसमें किसका प्रभाव माना जाएगा? जब आप समीक्षक क्या बोलते हैं कि ये मार्क्सवाद का प्रभाव है, कि मार्क्सवादी वंचित वर्ग के प्रति दृष्टि डालता है, वंचित वर्गों का समर्थन करता है, आर्थिक विषमता की बात वही उठाता है, शोषण का विरोध वही करता है। तो इसका प्रभाव देखिए। प्रणदत्त क्या बोलता है? देवसेना अन्न पर स्वत्व है भूखों का, अर्थात अन्न पर किसका अधिकार है? भूखे लोगों का अधिकार है। और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है, वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। तो ये दृष्टिकोण है, ये क्या है कि इस तरह से देखेंगे वामपंथी है या मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये पाएंगे आप। नारी का रूप कैसे मिलेगा? छायावादी रूप मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय काव्य में तो क्या चल रहा है? छायावादी चल रहा है। प्रसाद स्वयं छायावादी काव्य के एक स्तंभ माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं छायावाद के। तो उसमें देखेंगे आपकी प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं, जितने भी नाटक हैं या उपन्यास हैं या कहानियां हैं, वहाँ नारियों के ऊपर छायावादी प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। छायावादी प्रभाव क्या मतलब है? नारी के ऊपर छायावादी प्रभाव का मतलब है उसमें त्याग, ममता, करुणा, दया, ये सब वाले भाव, संवेदना, ये सब भाव आप प्रचुर मात्रा में उपस्थित देखेंगे नारी के अंदर। और ये भी देखेंगे कि समरसता जो है, जिसकी चर्चा कमानी में हुई है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो इसमें जो समरसता है, जिसके लिए ये छंद लिखा गया है, तो समरसता की भावना जो कैसा शैवानंदवाद का असर है, शैवानंदवाद या आनंदवाद का असर है, शैवानंदवादी दर्शन, शैवानंद दर्शन का असर है, ये आप पाएंगे। तो आप पाएंगे जिस समरसता की बात हो रही है वो नारी पात्रों में दिखती है, पुरुष पात्रों में नहीं मिलेगी। नारी पात्रों में आपको वो समरसता दिखेगी, जैसे इसमें किसमें है? देवसेना में आप समरसता देखेंगे, वो समरसता मौजूद है। तीसरी बात क्या देखेंगे? पहली चीज तो ये सब गुण मिलेंगे नारी में, छायावादी नारी में। दूसरा, जो नारी पात्र है उसमें समरसता मिलेगी। तीसरी चीज और आप देखेंगे, जो छायावाद के नारी पात्र है उसमें आप देखेंगे, उसमें अपना छोटे सुख की भावना नहीं है, व्यक्तिगत सुख की भावना नहीं है नारियों में, वो विवाह नहीं करती नारियां, आप देखेंगे, बल्कि देश के लिए या बड़ा दृष्टिकोण रखते हुए अपना त्याग करती हैं, ये आप पाएंगे उसमें। इसमें भी देवसेना अंत में क्या करती है? स्कंदगुप्त को मना कर देती है, बोलती है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त, ये बोलती है कि इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त, और वो इस तरह से शादी के लिए मना कर देती है। किस लिए? ताकि स्कंदगुप्त इन सब चीजों में फंसकर देश सेवा ना भूल जाए, इसलिए वो ऐसा करती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है वो चीज। देवसेना तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको आक्रमण बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। तो ये छायावादी नारी का रूप है, आप देखेंगे। ये देखिए, सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा। तो यही देखिए आप यहाँ पर कि वह बड़ा दृष्टिकोण, विराट दृष्टिकोण रखे हुए, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। विराट दृष्टिकोण है उसका, ऐसा आप पाएंगे। तो नारी का छायावादी रूप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है, और सबसे ज्यादा किसमें दिखता है? देवसेना में दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा, लेकिन क्योंकि यह गुप्त काल का नाटक है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को नहीं दिखाया जा सकता। वहां उस समय जो संप्रदाय उपस्थित थे जिनमें संघर्ष होता था, उसके माध्यम से प्रसाद ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को उठाया है। जैसे स्कंदगुप्त नाटक में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष,
के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के मामले को उठाया गया है। जैसे प्रख्यात कीर्तिक बौद्ध भिक्षु है, सन्यासी है, वो क्या बोलता है कि हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। वो ब्राह्मण से क्या बोलता है कि हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं, आओ हम दोनों अपने उदार विचारों के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। आपस में मिलने की बात कहता है कि आओ हम दोनों लोग मिलकर, दोनों संप्रदायों के लोग मिलकर क्यों ना हम मानव कल्याण की ओर अग्रसर हों, ये बात बोलता है वो। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता क्या किया गया है, विरोध किया गया है। ये देखिए, विदेशियों द्वारा अपने देश की प्रशंसा करवाना। जब देश के लोगों का, जो देशवासियों का जो आत्मविश्वास है बहुत नीचे हो, तब एक कारक ये भी होता है आत्मविश्वास बढ़ाने का कि विदेशियों द्वारा अपने देश की प्रशंसा करवाना। ये आत्मगौरव की भावना को बढ़ाने के लिए रहता है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लोगों का ये कारक भी होता है। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो सिंघल राजकुमार, सिंघल यानी लंका, श्रीलंका का जो राजकुमार है कौन, धातुसेन, उसके द्वारा भारत की प्रशंसा करवाई गई है। देखिए धातुसेन क्या बोलता है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। ज्ञान और मानवता की ज्योति यह अनादिकाल से भारत देश विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। तो क्या कर रहा है, धातुसेन जो कि एक विदेशी राजकुमार है, वो भारत की प्रशंसा कर रहा है। ये देखिए शैवानंदवादी दर्शन का प्रभाव। आप जब प्रसाद का साहित्य पढ़ेंगे तो उस साहित्य में सबसे ज्यादा प्रभाव मिलेगा उस शैवानंदवादी दर्शन का प्रभाव है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी बोलते हैं। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का मूल उद्देश्य है सुख दुख से परे, सुख दुख से परे आनंद की अवस्था में पहुंचना। आनंद की अवस्था में पहुंचना। तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है, आप देखेंगे ये देखिए, सुख दुख से परे आनंद की अवस्था में पहुंचना, ये इस दर्शन का मूल उद्देश्य है। ये आप देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे इसमें, इस स्कंद को क्या चाहिए, बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की संपूर्ण विस्मृति, ये चाहिए, एक साथ चाहिए। किसको, स्कंद को। किसका प्रभाव है, ये इसी प्रत्यभिज्ञा दर्शन का ही प्रभाव है, इसी प्रत्यभिज्ञा दर्शन का ही प्रभाव है। या उसका ये मानना कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसका प्रभाव है, ये इसी प्रत्यभिज्ञा दर्शन का ही प्रभाव है। कि अधिकार सुख की तरफ नहीं ध्यान दे रहा, त्याग रहा सुख को। कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसमें कुछ तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है। तो ये आप देखेंगे, या आप जब देवसेना को देखेंगे तो किस अवस्था में, एक तो समरसता की अवस्था में है, वो सुख दुख से परे की अवस्था में है। और रचना के अंत में भी देखेंगे कि वो सुख दुख से ऊपर अवस्था में है, इसीलिए वो विवाह करने के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, छोड़ देती है, क्योंकि वो क्षणिक सुख में नहीं जीना चाहती। तो देवसेना के ऊपर आप देखेंगे इस दर्शन का प्रभाव और अधिक मात्रा में स्पष्ट रूप से दिखता है। राजनीतिक अवसरवाद और षड्यंत्रों का वर्णन खूब मिलेगा इसमें। ये एक तरह से दिखा रहा कि उस समय भी भारत में, जिस समय लिखा गया, किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र चलते थे। दो वजह है, एक तो ये दिखाया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र कैसे चलते थे, और दूसरा इसी के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट पैदा करके जो नायक है, नायक के गुणों को उभारा गया है। इसलिए भी इतने सारे षड्यंत्र और अवसरवाद को दिखाया गया है, नायक के गुणों को उभारने के लिए। नायक के गुणों को उभारने के लिए आप देखेंगे, जैसे अनंत देवी क्या बोलती है, अनंत देवी जो कि स्कंदगुप्त की सौतेली माँ है, क्या कहती है हंसते हुए कि मूर्ख रमणी, तेरा भटार्ग केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। लोग किस तरह अवसरवाद दिख रहा है यहाँ पर, यूज एंड थ्रो वाली प्रवृत्ति है और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है।
समझे। ये बता रही है कि किस तरह वो अपने पुत्र के लिए भटार का इस्तेमाल कर रही है। आगे देखते हैं हम लोग। 10वां बिंदु है प्रेरणादायक चरित्रों के माध्यम से, प्रेरणादायक चरित्रों के माध्यम से जनता के मन में उत्साह का संचार करना। ये नाटक का उद्देश्य भी है कि राष्ट्रीय भावना जनता के मन में जागृत हो, अपनी संस्कृति के प्रति चेतना जागृत हो, आत्मगौरव की भावना जागृत हो, यही प्रसाद का उद्देश्य है। इसलिए क्या है, प्रेरणादायक चरित्रों के माध्यम से जनता के मन में उत्साह का संचार करना। तो आप देखिए इसमें जो चरित्र है, स्कंदगुप्त तो आदर्श चरित्र ही है। क्यों आदर्श है? एक तो है हुणों को पराजित कर रहा है, हुणों को खदेड़ रहा है। दूसरा, उसके अंदर जो त्याग की भावना है, संयुक्त परिवार के मूल्यों की भावना है, वो अपने भाई के पक्ष में सिंहासन छोड़ देता है, वो वाली भावना आप देखेंगे। या वो बार बार बोलता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो वो त्याग की भावना को ही इसको दिखाता है, इसकी त्याग की भावना को दिखाता है। इस तरह से वह शरणागत की रक्षा करता है। वो मालों की जिस तरह से रक्षा करता है आपत्ति में, क्या जिस तरह से उसके अंदर क्षमा का गुण है, वीरता का गुण तो उसको है ही, तभी तो वह हुणों को खदेड़ पाया। तो ये सब चीजें देखेंगे, इस सब चीजों की वजह से वह क्या नायक है, प्रेरणादायक चरित्र है, वो प्रेरणादायक चरित्र है। देवसेना भी देखेंगे, समरसता का जीता जागता उदाहरण है, और वो देश के लिए अपने छोटे सुखों का त्याग कर दे रही है। बंधु वर्मा भी देखेंगे आप, वह बंधु वर्मा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसने अपने राज्य का त्याग किया है, अपने राज्य का त्याग राष्ट्रीय हित में किया है, अपने राज्य का त्याग राष्ट्रीय हित में किया है उसने। अपने राज्य का त्याग राष्ट्रीय हित में, ये इससे जरिए प्रसाद ने क्या दिखाया है? इसके जरिए क्षेत्रवाद का विरोध दिखाया है। ये देखिए इसी के जरिए कि अपने राज्य का किस तरह से वो त्याग कर रहा है राष्ट्रीय हित में, और दिखाया कि इस तरह से जो भारतीय नेता है उन सबको भी क्षेत्रवाद के बजाय राष्ट्रीय भावना पर जोर देना चाहिए। जिस तरह से लोग क्षेत्र में बटे हुए हैं, जनता बटी हुई है, तो उसको राष्ट्रीय भावना पर जोर देना चाहिए बजाय क्षेत्रवाद पे। ये चीज दिखाई है। ये सब पर्णदत्त के माध्यम से, चक्र तरपाल के माध्यम से राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना को ही दर्शाया गया है। आगे देखते हैं क्षेत्रवाद के विरोध। मैंने बताया ही इसमें इस नाटक में क्षेत्रवाद का विरोध मिलता है। जिस तरह से बंधु वर्मा अपने राज्य का त्याग राष्ट्रीय हित में कर देता है। यहाँ देखिए जयमाला बोलती है, देव यह सिंहासन आपका है, मालवेश, मालवेश मतलब मालव का राजा, मालवेश का इस पर अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब कोई दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ये जयमाला किसको बोल रही है? स्कंदगुप्त के लिए बोल रही है कि ये आपका सिंहासन है। अब देखिए आगे, पारसी मनोरंजन प्रधान नाटक के बजाय साहित्यिक राष्ट्रवादी नाटक है। ये वो युग था जिस समय स्कंदगुप्त लिखा गया, उसमें पारसी थिएटर कंपनियां खूब प्रचलित में थी। अच्छा, वो कंपनियां कैसी थी? वो व्यवसायिक कंपनियां थी, व्यवसायिक टाइप के नाटक होते थे, बहुत हल्के होते थे, मनोरंजन प्रधान होते थे, और बड़े हल्के किस्म की भाषा होती थी उनकी। उस तरह से नाटक लिए जाते थे कि रास्ता चलने वाले लोगों को, इक्के वालों को, खुमचे वालों को, उनको मनोरंजन उपलब्ध कराया जाए और उससे जरिए वो पैसा अर्जित करते थे। तो पारसी जो थिएटर कंपनियां थी उनका स्तर वही था कि किसी भी तरीके से लोगों से पैसा अर्जित किया जाए, हल्का अश्लील मनोरंजन करके वो ये सब करते थे। तो उस समय ये जो पारसी मनोरंजन प्रधान नाटक हुआ करते थे, उसकी बजाय प्रसाद ने किस पर जोर दिया? हिंदी में साहित्यिक राष्ट्रवादी नाटक पर जोर दिया। ये प्रसाद की बड़ी देन है। तो उन्होंने कैसे लोगों का टेस्ट बदला, लोगों की तासीर बदलने की कोशिश की। ये इसकी जयशंकर प्रसाद की देन है कि उन्होंने साहित्यिक राष्ट्रवादी नाटक हिंदी साहित्य को प्रदान किए, और वो भी उसी युग में जब क्या था, पारसी मनोरंजन प्रधान नाटक। उस समय बड़े हल्के किस्म के जो नाटक थे वो बड़े चर्चाओं में थे, बड़े जोरों पर थे, बड़ा जोर पकड़े हुए थे ये। और क्या देन है? पहली दिन तो ये हुई प्रसाद की, दूसरी दिन है ये आप देखेंगे क्या, चरित्र प्रधान नाटकों की परंपरा का विकास। जो भारतीय परंपरा में आप देखेंगे, नाटक देखेंगे, चरित्र प्रधान नाटक आपको नहीं मिलेगा। भारतीय परंपरा में थे उद्देश्य प्रधान नाटक लिखे जाते थे, और नाटक का उद्देश्य क्या होता था?
रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति ही नाटक का उद्देश्य हुआ करता था। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो रस पर आधारित है, रस निष्पत्ति उसका उद्देश्य हुआ करता था और नाटक उद्देश्य प्रधान होते थे। ये प्रसाद की देन है कि उन्होंने नाटकों को उद्देश्य प्रदान से चरित्र प्रधान की ओर मोड़ा। उन्होंने चरित्र प्रधान नाटक लिखने आरंभ किए कम से कम, ये प्रसाद की देन है। और बाद में तो बहुत सारे चरित्र प्रधान नाटक लिखे गए, लेकिन इस तरह के नाटकों की परंपरा का विकास आरंभ इसने किया, प्रसाद ने किया। ये प्रसाद की बड़ी देन है। आगे देखते हैं, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का आपको यहाँ पर प्रभाव मिलेगा इस नाटक में। कई सारे दार्शनिक सिद्धांतों का, जैसे देख लेते हैं करके क्षणवाद या परिवर्तनवादी बौद्ध दर्शन, ये बौद्ध दर्शन है, परिवर्तनवाद या क्षणवाद, इसका प्रभाव मिलेगा। कैसे कैसे, ये देखिए, सरल युवक इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन अर्थात प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना क्या है? स्थिर होना मृत्यु है। निश्चित शांति क्या है? मरण है। तो क्या दिखाता है? परिवर्तनवाद दिखा रहा है, क्षणवाद दिखा रहा है। और देखिए, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रास है। इसमें क्षणवाद का टुकड़ा तो है ही, साथ साथ आप देखेंगे जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है उसका भी प्रभाव देखेंगे आप। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में भी ये चीज मिलती है, उसमें भी आप ये देखेंगे पुरुष और प्रकृति वाली बात, ये जो चीज है। इसी वजह से लगातार गति चलती रहती है और बार बार हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इस वजह से ये पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रगति का चेतन रास्ता है। इसी वजह से लगातार गति होती रहती है, कभी स्थिरता नहीं आती, कभी शांति नहीं आती। तो ये क्या है? परिवर्तनवाद का संरक्षणवाद का प्रभाव है। ये देखेंगे आप आगे। साम्यवादी प्रभाव कैसे कैसे है, साम्यवाद का क्या प्रभाव है, ये देखिए। जो पाणिदत्त बोलता है ना कि देवसेना अन्न पर सत्व है किसका? भूखों का, वंचितों का, और धन पर सत्व है देशवासियों का। धन पर किसका अधिकार है? देशवासियों का। वो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है धन, वो देश की संपत्ति है, देश का संसाधन है। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है, वह खाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। तो ये क्या है? साम्यवादी प्रभाव है। ये देखिए, देवसेना क्या बोलती है? विजया प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्ववीणा में शीघ्र नहीं मिलता। ये किसका प्रभाव देखेंगे? ये भी आप देखें प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है। ये देवसेना वाला जो बिंदु है ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव आप देखेंगे। अब देखते हैं आगे। स्कंदगुप्त नाटक में वो कुल कितने अंक है? 5 अंक है। 5 अंकों का ये नाटक है। 33 दृश्य इसमें और गीतों की संख्या 16 है। तो आप देखेंगे कि अंकों की तुलना में दृश्य ज्यादा संख्या में है, जिससे इसकी रंगमंचिता में, इसकी अभिनेता में थोड़ा मुश्किल आती है, चुनौती आती है, क्योंकि दृश्य बहुत ज्यादा है संख्या में जबकि अंक कम है। इसकी तुलना में आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे या आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि अंकों की संख्या और दस्यों की संख्या तो बराबर है या कम है। जैसे आषाढ़ का एक दिन में एक ही दस्य है, जबकि अंक कितने? 3 अंक हैं उसके, और एक ही दस्य से काम चल जाता है। उससे बड़ी सुविधा रहती है नाटक करने वालों को रंगमंचन में। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो स्कंदगुप्त नाटक है उसका संवेदना पक्ष क्या है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इस नाटक का शिल्प पक्ष देखते हैं, शिल्प का तो विशेषताएं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा कैसी मिलेगी नाटक की, देखते हैं। इस नाटक की भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान हिंदी है। क्यों हिंदी है? वजह क्या है इसकी? जब भी मैंने पहले ही बताया है कि जब भी किसी नाटक या किसी रचना का देशकाल कैसा होगा? देशकाल ऐतिहासिक होगा। जब भी किसी रचना का देशकाल कैसा होगा? ऐतिहासिक होगा। तो ऐतिहासिक वातावरण के सृजन के लिए, ऐतिहासिक वातावरण बनाए रखने के लिए रचना भाषा कैसी रखी जाती है? उसकी भाषा को तत्सम ही लिखा जाता है। आप चाहे आषाढ़ का एक दिन देख लीजिएगा, चाहे आप दिव्या देख लीजिए, जो भी ऐतिहासिक वातावरण को लिए हुए रचना, तो उसकी भाषा कैसी होगी? उसकी भाषा हमेशा तत्सम होगी।
तो यहाँ भी देखिए कि तत्सम प्रधान हिंदी का प्रयोग किया गया है। प्रसाद वैसे भी प्रसाद तत्सम भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो करना भी चाहिए क्योंकि वातावरण कैसा रचना का ऐतिहासिक है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, मेरा हृदय शूलों के लौह फलक सहने के लिए है, शुद्ध विश्वास बाण के लिए नहीं है। तो देखिए कैसी भाषा, तत्सम प्रधान भाषा है। आगे देखते हैं, आनंदवादी रस की उत्पत्ति, ये दिखाई पड़ेगा आपको रचना में। ये रचना का उद्देश्य रहता है। आप नाटक में देखेंगे ये अंगिरस क्या है नाटक का, इस नाटक का अंगिरस आप देखेंगे आनंदवादी रस है, आनंदवाद है। ये कैसे निर्धारित होता है, इस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इस नाटक का अंगिरस क्या है और कैसे निर्धारित होता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि बहुव्याप्ति हुई, जिस रस की व्याप्ति ज्यादा होगी, बहुव्याप्ति होगी जिस रस की, वह रस ही अंगिरस है, ऐसा माना जाता है नाटशास्त्र अनुसार। लेकिन जो प्रसाद लिखते हैं, प्रसाद रचना करते हैं, तो उन्होंने स्वयं ही लिखा हुआ है, स्वयं ही बताया हुआ है। और प्रसाद ने जो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, काव्य शास्त्र के बारे में जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया है प्रसाद ने कि अंगिरस का निर्धारण बहुव्याप्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अंगिरस का निर्धारण होना चाहिए कि रचना के अंत में कौन सा रस बचा है, कौन सा रस दिखाई पड़ रहा है। रचना के अंत के आधार पर निर्धारित होगा, परिणति के आधार पर होना होगा। किसके आधार पर होगा, परिणति के आधार पर होगा कि अंगिरस कौन सा है, ना कि बहुव्याप्ति के आधार पर। तो जब ये नाटक देखेंगे हम, ये नाटक पढ़ेंगे, तो उसमें क्या देखते हैं कि रचना के अंत में वीर रस नहीं है, भले वीर रस ही बहुव्याप्ति पे है। भाई आपका नायक ही कैसा है, वीर रस से उत्पन्न है, उसने हूणों को हराया है, बार बार षड्यंत्रों को उसने काट डाला है, छिन्न भिन्न कर दिया है। तो नायक कैसा, वीर रस से उत्पन्न है। पूरी रचना में देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है वीर रस, वीर रस की ही व्याप्ति मिलती है। चाहे आप देखिए मालव का राज्य हो, वहां भी आप देखेंगे बंधुवर्मा भी युद्ध कर रहा है, भीम वर्मा भी युद्ध कर रहा है, लगातार लोग संघर्ष में संलग्न है। तो वीर रस की बहुव्याप्ति है यहाँ पर, लेकिन वो उसका अंगिरस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रसाद का क्या मानना है कि अंगिरस परिणति के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, ना कि व्याप्ति के आधार पर। बहुव्याप्ति के आधार पर देखेंगे, पहले नंबर पर क्या मिलेगा आपको, पहले नंबर पर मिलेगा आपको वीर रस, दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, उसके बाद भयानक, तो ये मिलेंगे। लेकिन रचना की परिणति में इनमें से कोई भी रस उपस्थित नहीं है। रचना की परिणति के समय यानी अंत के समय कौन सा रस आप देखेंगे, वहां पर देखेंगे कि देवसेना जब बोलती है, देवसेना किस तरह से मना कर देती है स्कंदगुप्त को, बड़ा दृष्टिकोण रखते हुए समाज के प्रति, देश के प्रति वह विवाह को ठुकरा देती है। तो एक तरफ आप देखेंगे, अब स्कंदगुप्त को देखिए, तो एक तरफ तो उसके सारे संकट दूर हो गए, उसने देश की रक्षा भी कर ली, देश की रक्षा हो चुकी है, अन्य संकट भी दूर हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। तो ये क्या सुख की बात है। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे देवसेना से वह विवाह करना चाहता था, लेकिन प्रणय करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये किसकी बात है, एक तरफ से दुख की बात है। तो सुख दुख का हल्का सा मिश्रण दिखाई पड़ेगा आपको, सुख दुख का हल्का सा मिश्रण दिखाई पड़ेगा। इसी तरह देवसेना के लिए देखिए, देवसेना भी यही चाहती थी कि क्या देश से हूणों से मुक्त हो, इस तरह की संकट से मुक्त हो, तो वो तो पूरी हो गई चीज। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्कंद से विवाह वाली बात थी, उसमें उसने स्वयं मना कर दिया। तो यहाँ भी आप क्या पाएंगे, सुख दुख का मिश्रण पाएंगे हल्का सा, अन्य आकांक्षाएं तो पूरी हुई हैं, तो दोनों जगह सुख दुख का मिश्रण मिलेगा। तो ऐसे में रस कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा, तो आप जब पाएंगे कि प्रसाद किस रस की बात करते हैं, प्रसाद बात करते हैं, चाहे कमानी देखिए या अन्य रचनाएं देखिए, उसमें किस रस की बात हुई है, उसमें भी आनंदवादी रस की बात हुई है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अंतर्गत जो रस आता है आनंदवादी रस, उसकी बात हुई है। तो यहाँ पर अंगिरस कौन सा निर्धारित होता है, अंगिरस आपको निर्धारित होता है आनंदवाद या आनंद रस बोल सकते हैं इसको। यह रस बाकी रसों से, जो 9 रस पढ़ते हैं हम साहित्य में, उससे अलग है। इसकी चर्चा आप देखेंगे कहाँ पाएंगे,
इसकी चर्चा अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त के यहाँ पाएंगे, उन्होंने इसकी चर्चा की है। और क्या बोला है आनंद रस के बारे में? आनंद रस के बारे में बोलते हैं कि ये एक ऐसा रस है जिसमें बाकी सभी रस इससे ही शुरू होते हैं और इसी से तिरोहित हो जाते हैं, इसी में इसी से उत्पन्न होते हैं और इसी में तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने इस रस के बारे में बोला है। तो अब इसमें भी देखेंगे कि इस रस की उत्पत्ति हुई है। तो अंगी रस कौन है? इसका आनंदवादी रस ही अंगी रस है। और इसका अंत देखेंगे आप, जैसे सुख दुख दोनों चीज मिलेंगे आपको, कि सुख भी है दुख भी है। तो इसको क्या बोला है समीक्षकों ने? रचना, इस तरह की रचना के अंत को बोला है प्रसादांत, कि प्रसाद का ये अंत है, तो इसको बोला है प्रसादांत। इस तरह के अंत को उन्होंने प्रसादांत की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर ये चीज समझ लेगी आपने। अब अगला बिंदु देखते हैं हम लोग, संवाद योजना। इस नाटक की संवाद योजना कैसी है ये देख लेते हैं। संवाद योजना कैसी है? कुशल संवाद योजना है, प्रवाहमान भाषा के साथ संवाद योजना है। देखिए, पात्र एक दूसरे की बात को काट कर संवाद कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जिससे नाटक में तनाव बना रहता है। देखिए कैसे दात हुसैन बोल रहा है कुमार गुप्त सामने कि उसके अनर्थ शास्त्र में विषकन्या का बात पूरी नहीं कर पाया कि कुमार गुप्त से चुप करा दिया, डांट कर चुप रहो। या देखिए भतार को बोला नहीं, मैं तो कुछ बोलना चाहता है कि कुमार गुप्त ने पहले ही बोल दिया, महाबलाधिकृत तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं है, पहले मना कर दिया कुमार गुप्त ने। तो जिस तरह से पात्र एक दूसरे की बात को काट कर संवाद कर रहे हैं और संवाद जैसे आगे बढ़ रहा है, तो क्या दिखाता है कि संवाद योजना बड़ी कुशल है, क्योंकि इससे नाटक में तनाव बना रहता है। भाषा कैसी प्रवाहमान है ये देखेंगे आप। अब देखिए उदाहरण के रूप में देखी रही है, संवाद के माध्यम से पात्रों का विवरण। किसी भी संवाद योजना के लिए या किसी भी रचना के लिए ये बड़ा बेहतर माना जाता है कि संवाद के माध्यम से ही पात्रों का विवरण मिल जाए, पात्रों का चरित्र पता चल जाए। ये बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। आप देखेंगे शिल्प और संवेदना की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से ये बहुत बेहतर चीज मानी जाती है कि संवाद के माध्यम से ही पात्रों का पता चल जाए, पात्रों के चरित्रों का पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे मिलता है, ये देखिए ये प्रपंच बुद्धि है, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि सूची भेद अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला है वो व्यक्ति। उसकी आंखों में अविचार का संकेत है, मुस्कुराहट में क्या है, विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन करता है, इतना खतरनाक आदमी है वो। तो उसकी चर्चा हो रही प्रपंच बुद्धि की, जो कि तांत्रिक है, बौद्ध तांत्रिक है, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो उसके चरित्र का किस तरह संवादों के माध्यम से वर्णन हो रहा है ये आप देखेंगे। ये संवाद है, ये बता रही है, अनंत देवी बता रही है, तो अनंत देवी किस तरह से समाज के माध्यम से उसके चरित्र का वर्णन कर रही है ये देखिए। रंगमंची संकेत, क्योंकि नाटक विधा रंगमंचन के लिए होती है, तो इसलिए उस विधा में रंगमंची संकेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। जैसे देखिए कई तरह से मिलते हैं, जैसे उस समय क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं, वातावरण कैसा है, उसका संकेत देखिए नाटक में, कोलाहल चल रहा है, भीषण उल्कापात होता है, इस तरह के संकेत खूब मिलेंगे इस नाटक में। आप देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक में इस तरह के संकेत खूब मिलेंगे। या संवाद के माध्यम से परिस्थितियों का संकेत, जैसे क्या परिस्थिति चल रही है वो संवाद के माध्यम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे सैनिक क्या बोल रहा है कि नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है, पवन में गति है परंतु शब्द नहीं है। तो किस तरह से इतना भीषण जो सजन चल रहा है उसी को बताने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इस तरह से आप देखेंगे संवाद के माध्यम से कैसे परिस्थितियों का संकेत दिया जा रहा है। आगे देखते हैं प्रकाश तथा अंधेरे की योजना, ये भी रंगमंच का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे भट्टारक और कमलापति बल्लोक, इस तरह की आपको रंगमंची संकेत खूब मिलेंगे इस नाटक में। ये उस समय का वर्णन है जब देवकी को ये लोग बलिदान देना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं, जो कि स्कंदगुप्त की मां है। जो इन्होंने षड्यंत्र किया है कि किस तरह से पुरगुप्त को गद्दी बैठाया जाए, किस तरह से स्कंदगुप्त को खत्म कर दिया जाए, उस सब का जो बड़ा षड्यंत्र है, उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा ये भी है देवकी वाला। तो उसी का जिक्र है कि नायक ये सैनिक बोल रहा है, सैनिक उस उपस्थिति का जिक्र कर रहा है, उस स्थिति का जिक्र कर रहा है, परिस्थिति का जिक्र कर रहा है, वही है।
आगे देखते सूत्र भाषा का प्रयोग। इस नाटक में सूत्र भाषा का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे पाणिदत्त क्या बोलता है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, उतनी वैचारिकता नहीं, व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा चाहिए इसमें राजनीति में। अंतरपाठ्यता क्या होती है? अंतरपाठ्यता होती है जब हम किसी प्रसिद्ध ग्रंथ से या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की उक्ति से वो चीज ले लें, अपने नाटक में लिख लें, अपनी रचना में लिख लें। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से धातुसेन बोल रहा है चाणक्य के नाम पर कि वह चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने लिखा है कि राजपुत्र क्या भेड़िए हैं, इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। तो ये उक्ति किसकी है? चाणक्य की है। तो यहाँ पर कैसे हुई? अंतरपाठ्यता के रूप में आई है। आगे देखिए हास्य का भी प्रयोग है इस नाटक में। कैसे? जो मुद्गल क्या विदूषक है, विदूषक, तो वो क्या बोलता है, जैसे जय हो देव, कुमारगुप्त से बोल रहा है, पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं भी उसका सर्वस्वांत कर दूं। यानी वो बड़ा खाऊ किस्म का आदमी है, बड़ा मोटा है, विदूषक है, तो बोल रहा कि अगर रसोई पर सब खत्म करना हो, रसोई चीजें, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पर हास्य भी मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। आगे देखते हैं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग इस नाटक में है, खूब दिखेगा आपको। इससे मुहावरे लोकोक्तियों से क्या होता है कि भाषा सहज हो जाती है, ज्यादा ग्राह्य हो जाती है, जनग्राह्य हो जाती है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए प्रपंच बुद्धि क्या बोलता है, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। जो बोला जाता है ना मुहावरा कि दीवारों को भी कान होते हैं, वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक भित्ति मतलब होता है दीवार, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, आसपास देख लेना चाहिए, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। कौन सुनना कोई भरोसा नहीं है। आगे देखते हैं चरित्र योजना इस नाटक की। चरित्र योजना में आप देखेंगे कि 3 तरह के पात्र मिलते हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो बड़े नेक हैं, देवता तुल्य है, हमेशा अच्छे कार्य में संलग्न है, हमेशा बेहतर कार्य करते हैं। तो देखिए जैसे स्कंदगुप्त हुआ, कमला हुई, देवकी हुई, देवसेना, बंधु वर्मा, ये हमेशा अच्छे कार्य में संलग्न है, सदकर्म में संलग्न है। अब कुछ पात्र ऐसे हैं जो हमेशा बुरे काम में संलग्न है। जैसे भटार, ये देखिए बार बार धोखा देता है स्कंदगुप्त को, बार बार क्षमा कर दे रहा है स्कंदगुप्त, तब भी बार बार धोखा दे रहा। अनंत देवी हमेशा स्कंदगुप्त को षड्यंत्र के जरिए खत्म करने में लगी रहती है। तो पंचबुद्धि की इसी तरह के पात्र, जीवन भर बुराई में लगा है। अब खिंगल ये हूण है, हूण सरदार है, वो देखिए। और कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो अच्छाई बुराई दोनों का मिश्रण है, इनका हृदय परिवर्तन भी होता है, बदलते भी हैं। जैसे सर्वनायक देखिए, जब भटार लालच देता है तो उसका मन डोल जाता है, बाद में वो सुधरता है। सैनिक देखिए, सैनिक मुद्गल, मातृगुप्त, ये सब पात्र ऐसे हैं, ये बहुत ज्यादा ये नॉर्मल मानवीय संवेदनाएं इनके अंदर, ना तो बहुत अच्छे ना तो बहुत बुरे, और इनका बहुत ज्यादा योगदान भी नहीं नाटक में देखेंगे। तो जैसे नॉर्मल आम आदमी होता है उस तरह से आए हैं इस नाटक में ये सब सैनिक, मुद्गल, मातृगुप्त। और इसका हृदय परिवर्तन हुआ, पहले ये अच्छे से बुरा बन जाता है, बाद में बुरे से फिर अच्छे चरित्र के रूप में सामने आता है। ये आप देखेंगे। बिंब का प्रयोग भी देखेगा। वैसे बिंब और प्रतीक किसमें इस्तेमाल होते हैं? बिंब, प्रतीक और संगीतात्मकता, ये तीनों चीजें किसका गुण है? ये काव्य का गुण है, ये काव्यात्मक लक्षण है, काव्य का गुण है। लेकिन जो समर्थ रचनाकार है वो गद्य में भी इसको ले आता है। और प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, प्रसाद तो बड़े सफल कवि रहे हैं, तो उनके आप साहित्य में देखेंगे ये आसानी से दिखाई पड़ता है। बिंब देखिए, जैसे सभ्य बिंब, मूलाहाल, भीषण, ऊर्जापात, ये रंगमंची संकेत भी है और सभ्य बिंब भी है। देखिए इसी तरह प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। स्कंदगुप्त किसका प्रतीक है? स्कंदगुप्त राष्ट्रनायक का प्रतीक है। स्कंदगुप्त खाली उस जो ऐतिहासिक चरित्र है उसकी बात नहीं हो रही है, वो राष्ट्रनायक है। और उसके माध्यम से प्रसाद क्या करना चाहते हैं? देशवासियों के मन में आत्मगौरव का आत्मगौरव जगाना चाहते हैं, उत्साह जगाना चाहते हैं, आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति चेतना जागृत करना चाहते हैं। और खिंगल कहता है, खिंगल विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक है। खिंगल वास्तव में क्या है? यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है, ये ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। इस तरह से आप देखेंगे। अगला बिंदु है संगीतात्मकता। स्कंदगुप्त नाटक में 16 गीत हैं, सभी गीत उच्च कोटि के साहित्यिक गीत हैं और उन सब में गेयता भी है, बड़ी अच्छी गेयता है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि प्रसाद कैसे हैं, प्रसाद बड़े उच्च कोटि के कवि हैं।
प्रसाद बड़े उच्च कोटि के कवि हैं, छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उनमें जो गीत जितने होंगे कैसे होंगे, उच्च कोटि के साहित्यिक गीत होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये कौन कह रहा, मातृगुप्त कह रहा है कि उतारोगे, प्रार्थना भी कर रहा है तो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर भक्ति कर रहा है तो किस लिए, ईश्वर भक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं है। यहाँ पर ईश्वर भक्ति किस लिए है कि हमारे देश का उद्धार करो प्रभु, कि उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, उतारोगे अब कब भूभार। तो ये जो प्रार्थना कर रहा है मातृगुप्त, उसी का वर्णन है। अब देखिए इस चीज पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का इतिहास कैसा है। जब भी आप पाएंगे कि किसी भी रचना में इतिहास का प्रयोग होता है तो वहां पर यह प्रश्न खुद ब खुद उठ खड़ा होता है, खुद ब खुद दो प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि रचना में कितना प्रयोग है इतिहास का, इतिहास का कितना प्रयोग है, पहला प्रश्न तो ये। और दूसरी चीज कि रचनाकार का इतिहास बोध क्या है, इतिहास के प्रति दृष्टिकोण क्या है। ये दोनों चीजें आप देखेंगे, दोनों प्रश्न उठ खड़े होते हैं, खुद ब खुद ये दोनों प्रश्न उठ खड़े होते हैं। दोनों ही प्रश्नों पर हम एक बार नजर डाल देते हैं कि कितना प्रयोग है इतिहास का और इतिहास बोध कैसा है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इतिहास का कितना प्रयोग है इसको देखने के लिए दो तरह से देख सकते हैं हम, एक तो पात्रों के स्तर पर और दूसरा घटनाओं के स्तर पर। जब आप स्कंदगुप्त का आमुख पढ़ेंगे, जो शुरुआत में पेज लिख रहे थे दो शब्द के रूप में या प्राकथन के रूप में, तो उसमें पूरा चर्चा की गई है, पूरी चर्चा की है प्रसाद ने कि कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या चीजें ली हैं। उसमें आप देखेंगे भीतरी अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र, बहुत सारे अभिलेखों का जिक्र किया है कि किस अभिलेख में क्या क्या लिखा है, उस सब की चर्चा की है। उसके अलावा भी उन्होंने चर्चा की है कि मैंने ये बुक का अध्ययन किया है, एक पूरी लिस्ट मौजूद है। तो आप देखेंगे कि जो इतिहास बोध है वो बड़ा परिपक्व है, और जो इसमें ये जो सवाल उठता है कि कितना इतिहास है कितना कल्पना है, तो प्रसाद इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहीं से भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, कहीं नहीं आप पाएंगे, और उन्होंने पूरा जिक्र किया है। प्राकथन में ही, जो नाटक का प्राकथन है उसी में इस चीज से जिक्र किया है और पूरी चर्चा की है कि किस किस तरह कैसे कैसे चीजों को देखा जाना चाहिए। तो ये देखिए, तो अगर पात्रों के स्तर पर देखेंगे हम तो कुछ पात्र ऐतिहासिक मिलेंगे, जैसे स्कंदगुप्त आपको ऐतिहासिक पात्र मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे पात्र पाणिदत्त और चक्रपालिक, ये भी आपको इतिहास में देखेंगे। ये सब, या आप देखें बंधुवर्मा, ये भी आपको ऐतिहासिक पात्र मिलेगा, मालवा का राजा था ये। हालांकि जिस तरह से इस रचना में पेश आए ठीक वैसे ऐतिहासिक नहीं मिलेंगे। जैसे कि स्कंदगुप्त को जितना महान यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे समीक्षकों का ऐसा आरोप है कि स्कंदगुप्त उतना भी महान नहीं था, उतना त्यागी व्यक्ति नहीं था। कि जैसे इस रचना में दिखा दिया गया है कि उसने अपने भाई के पक्ष में अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया, अपनी गद्दी छोड़ दी। इतिहास में ऐसा कहीं संकेत नहीं मिलता, कहीं जिक्र नहीं मिलता कि स्कंदगुप्त ने अपने भाई के पक्ष में गद्दी छोड़ दी हो, ऐसा नहीं मिलता। या इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि स्कंदगुप्त ही उस गद्दी का, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ही उत्तराधिकारी था, ऐसा भी जिक्र नहीं मिलता। हालांकि जो मुख्य बात है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को खदेड़ दिया था, भारत के बाहर हुणों को पीटा था, ये बात सही है। इस बात का जिक्र इतिहास में मिलेगा, जो कि इस रचना का मूल तत्व है, जिसके जरिए प्रसाद क्या दिखाना चाहते थे कि हमें भी विदेशी आक्रांताओं को ठीक उसी तरह खदेड़ देना चाहिए जैसे कि स्कंदगुप्त ने खदेड़ा था। जिस तरह से स्कंदगुप्त ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की थी, उसी तरह हम लोगों को भी करनी चाहिए। तो जो मूल संदेश है वो उसको पूरा करता है। दूसरी बात, स्कंदगुप्त क्या नाटक है, और इस नाटक में जो स्कंदगुप्त नाटक का नायक है, और नायक को क्या दिखाना पड़ता है, उदात्त दिखाना पड़ता है। उस वजह से भी कुछ कुछ कल्पनाएं की गई हैं, कुछ कुछ कल्पना का मिश्रण किया गया है। हल्का सा आप देखेंगे। बंधुवर्मा जो मालवा का राजा है, इसके बारे में भी आप देखेंगे कि इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता कि इसने अपने राज्य का अर्पण किया था, बल्कि इतिहास में ही मिलता कि बंधुवर्मा गुप्त काल के अधीन एक राजा था, गुप्त काल के अधीन था मालवा।
ये जिक्र मिलता है, सब जिक्र मिलता है। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि बंधु वर्मा अपने राज्य को अर्पण कर देता है, अर्पित कर देता है स्कंदगुप्त को। ऐसा क्यों कराया है प्रसाद ने? ऐसा इसलिए दिखता है ताकि क्षेत्रवाद का विरोध हो सके। क्षेत्रवाद के प्रति विरोध भावना दिखाने के लिए कि हमारे देश में क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद ने ऐसा करता हुआ दिखाया गया है, इस नाटक में दिखलाया है। ये बात है। तो ये पात्र आप देखेंगे, ये पात्र ऐतिहासिक पात्र हैं। बाकी आप पात्र देखेंगे कि जैसे देवकी हो गई, इसमें जो अनंत देवी है, अनंत देवी और पुरगुप्त, वो भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जो देवकी है या कमला या ये सब मिलेंगे, भटारक, ये सब लोग पूरी तरह काल्पनिक हैं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। कुछ एक पात्र ऐसे भी हैं जिनके बारे में जिक्र तो मिलता है, लेकिन क्या मतलब ये होना चाहिए, मतलब वो पात्र थे क्या वास्तव में, उनका चरित्र क्या है, इसकी चर्चा नहीं मिलती। उनके नाम का जिक्र तो मिलता है इतिहास में, लेकिन वास्तव में वो पात्र थे, कैसे थे, क्या करते थे, इसका जिक्र नहीं मिलता। ऐसे भी कुछ एक पात्र हैं, तो उसके बारे में प्रसाद ने अपनी तरफ से कल्पना कर ली। जैसे कि यहाँ के बहुत सारे सैनिक या सेनापति दिखेंगे आप, उनका नाम तो मिलता है, लेकिन वास्तव में वो कैसे थे इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं मिलती। तो कुछ पात्र हैं जो ऐतिहासिक हैं, कुछ पात्र हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक हैं। तो ये देखेंगे दोनों चरित्र। लेकिन एक चीज देखेंगे आपकी उसमें प्रसाद ने कहीं भी ऐतिहासिक चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, कभी भी ऐतिहासिक चीजों को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया। अपनी तरफ से थोड़ी कल्पना कर ली है, लेकिन ऐतिहासिक चीजों को तोड़ मरोड़ के कहीं भी नहीं दिखाया। पात्रों के रूप में तो बिल्कुल नहीं। अब घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। पात्रों में कुमार जो गुप्त पात्र है, जो सम्राट है, उसको भी इस रचना में दिखा दिया गया कि बड़ा विलासी है, बड़ा आलसी है, कमजोर है। लेकिन तत्कालीन साहित्य में कहीं ऐसा नहीं मिलता, तत्कालीन इतिहास में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि कुमार गुप्त ऐसा व्यक्ति था। अब देखते हैं घटनाओं पर। अभी तो हमने देखा पात्रों के हिसाब से, अब देख लेते हैं घटनाओं के हिसाब से कितना इतिहास है, कितना कल्पना है। तो जो ये है कि हुणों को खदेड़ा था स्कंदगुप्त ने, ये घटना पूरी तरह से ऐतिहासिक है। लेकिन ये उत्तराधिकार को उसने त्याग दिया था, ये इस बारे में संदेह है, ये इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि ऐसी सच बात है। ये देखेंगे आप। या इसमें जो प्रपंच बुद्धि का जो षड्यंत्र है, या अनंत देवी का जिस तरह से षड्यंत्र जो दिखाया गया है, उस सब घटनाओं का भी कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। वो सब घटनाएं आप कहीं नहीं पाएंगे। या देवसेना का जो चरित्र है और देवसेना के कार्य हैं, वो सब भी काल्पनिक है। वो छायावादी प्रभाव नारी के ऊपर दिखाने के लिए ही उस पात्र की कल्पना की गई है। ये देखेंगे हम। तो ये सब घटना है, जब प्रपंच बुद्धि का हो, चाहे हो, या जो खजाना निकलता है, या नदी में सब बह जाते हैं, ये इस नाटक में ये सब जो दिखाई गई घटना है, वो सब घटनाएं काल्पनिक है। जो मुख्य घटना है इसकी कि हुणों को खदेड़ा था, ये वास्तविक है, ये ऐतिहासिक है। बाकी घटनाएं आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं से काल्पनिक मिलेंगी। ये घटनाएं नहीं है, अपनी तरफ से प्रसाद ने कल्पना की है। तो घटनाओं के स्तर पर ये चीज आपको मिलेगी। तो इससे निकल के क्या सामने आया कि कितना इतिहास है, कितनी कल्पना है। जो चीजें प्रसाद को इतिहास में मिली, वो चीजें प्रसाद ने अपने हिसाब से रख ली, पात्रों की स्थिति में भी और घटनाओं में भी। पात्र और घटना दोनों जगह जो इतिहास में उनको उपलब्ध चीजें मिली, वो उन्होंने हुबहू वैसे ही रखी। बीच का जो खाली स्थान था वो उन्होंने कल्पना के जरिए भरा है। चाहे पात्र हो, चरित्र हो, चाहे घटनाएं हों, दोनों जगह उन्होंने काल्पनिकता का प्रयोग किया है। और फिर जब साहित्य लिख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें काल्पनिकता का प्रयोग आएगा ही, क्योंकि प्रसाद इतिहासकार नहीं है, प्रसाद कैसे साहित्यकार है, नाटककार है। तो कल्पना का प्रयोग करना स्वाभाविक है उनके लिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो हम देखते हैं जब भी इतिहास वाले पक्ष में देखते हैं कि इतिहास बोध कैसा है प्रसाद का, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने चर्चा क्या की थी कि पात्रों घटनाओं के स्तर पर कितना कल्पना है और कितना इतिहास है, इस पर चर्चा कर ली। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं इतिहास बोध पर। प्रसाद का इतिहास बोध उपयोगितावादी है। कैसे? भाई उन्होंने स्कंदगुप्त का चरित्र क्यों लिया? भाई नाटक में वही नायक है, नाटक का क्यों लिया? क्योंकि इसके जरिए वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय लोग
जब अपने पर आ जाएंगे तो विदेशी आक्रांताओं को कभी भी खदेड़ सकते हैं, विदेशी लोगों को कभी भी हटा सकते हैं जिस दिन वो अपने पर आ जाएंगे। और ऐसा इतिहास में हुआ है। वही दिखाना चाहते थे भारतीयों को कि तुम्हारे पूर्वजों ने विदेशी लोगों को कैसे खदेड़ा है, इसलिए तुमको भी ये चीज करनी चाहिए, ये चीज दिखाना चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने किसका चरित्र लिया? स्कंदगुप्त का चरित्र लिया। तो एक ऐसा दृष्टिकोण है उपयोगितावादी इतिहास उनका। वह ऐतिहासिक चरित्रों का उपयोग समाज को प्रेरणा प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या देखते हैं हम लोग? प्रसाद इतिहास के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते। उनका क्लियर सा मानना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और इतिहास को उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। इतिहास के वो क्या है? प्रसाद अध्येता है इतिहास के, तो इतिहास के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते। सिर्फ उन रिक्त स्थानों पर कल्पना का प्रयोग करते हैं जहां पर इतिहास उपलब्ध नहीं है, वहां वो कल्पना के रंग भर देते हैं। इतिहास को कभी तोड़ते मरोड़ते नहीं है, गलत तरीके से इतिहास को पेश नहीं करते। ये उनका इतिहास बोध है। तीसरा चीज देखते हैं, प्रसाद इतिहास के अध्येता है। उनकी रचनाओं के चरित्र और घटनाएं इतिहास के विरुद्ध नहीं होते। ये चीज आप देखेंगे भी जब प्राकथन पढ़ेंगे स्कंदगुप्त का, तो उन्होंने कई पेजों में विस्तृत चर्चा की है, जैसा कि कोई इतिहासकार करता है उस तरह से उन्होंने पूरी चर्चा की है कि इस अभिलेख में ये मिलता है, भीतरी अभिलेख में ये दिखता है, जूनागढ़ अभिलेख में ये मिलता है, इंदौर अभिलेख में ये मिलता है। पूरा उन्होंने चर्चा की, विधिवत चर्चा की है कि ऐसे ऐसे घटनाओं का क्रम जो होता है। तो आप देखेंगे प्रसाद इतिहास के अध्येता है, और जो व्यक्ति अध्येता होगा वो भला इस तरह के तोड़ मरोड़ वाले प्रश्न या चीजें क्यों करेगा? कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति। और देखिए, प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर वर्तमान के ही मुद्दे उठाए हैं। वर्तमान भले ऐतिहासिक है, पृष्ठभूमि भले ही ऐतिहासिक है, लेकिन जितने मुद्दे हैं वो वर्तमान के हैं। कैसे? चाहे जो विदेशी संस्कृति की ओर, विदेशी संस्कृति की अंधानुकरण का मसला हो, विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण का मसला हो, वो वाली बात हो, या आप देखेंगे किस तरह से जो अन्न परसत्व है, भूखों का जो प्रणदत्त बोलता है, वो वाली बात हो, कि किस तरह से देशवासियों जो संसाधन है, देशवासियों में जो वंचित जन है उनको नहीं मिल पा रहा, उसकी वो चर्चा करते हैं बार बार। इस तरह से आप देखेंगे जो मुद्दे हैं, चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, जो वास्तव में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के ऊपर है, लेकिन उसमें ब्राह्मण बहुत संघर्ष के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस समय जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, जो समस्याएं हैं हमारे देश की, समाज की, उन्हीं को उन्होंने ऐतिहासिक वातावरण लेकर उठाया है। समस्याएं अभी की हैं सबकी सब देखेंगे आप। इस वजह से भी देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल सिर्फ किस लिए किया है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया है। उसलिए किया है ताकि लोगों के मन में जागृति पैदा कर सकें, चेतना पैदा कर सकें, राष्ट्रीय बोध या राष्ट्रीय भावना को उभार सकें, उसलिए किया है। और इसीलिए उन्होंने उस चरित्र भी नायक भी कैसा लिया? ऐसा नायक लिया है जिसने अपने समय में विदेशी लोगों को खदेड़ दिया था भारत से, वैसा नायक लिया है। तो देखेंगे प्रसाद, चूंकि अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश शासन है, सीधी सीधी ये बात नहीं लिख सकते, इसलिए उन्होंने ये जरिया ढूंढा, इस जरिए से वो कोई बात कह रहे हैं। तो देखेंगे हम, तो इस तरह हम देख रहे हैं क्या क्या देखा हमने? इतिहास बोध देख लिया। अब क्या देखते हैं हम लोग? अब देख लेते हैं हम लोग स्कंदगुप्त नाटक पर क्या क्या आक्षेप लगते हैं, क्या क्या आरोप लगते रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक पर, ये देख लेते हैं। पहला आरोप क्या है, पहला आक्षेप क्या है कि नाटक क्या है? अत्यधिक लंबा तथा उबाऊ है। ये देखेंगे आप। तो आप देखेंगे नाटक उतना भी लंबा नहीं है, भाई इससे भी बड़े लंबे लंबे नाटक खेले जाते रहे हैं। कई नाटक तो 2-2, 3-3 दिन और रात में खेले जाते रहे हैं। और अभी भी आप देखते हैं, रामलीला देखते होंगे तो रामलीला तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक खेला जाता है। तो वो समस्या नहीं है कि नाटक इतना भी लंबा नहीं है। हालांकि समस्या ये है कि नाटक में क्या है? बिखराव ज्यादा है। उसी वजह से समस्या क्या होती है? बिखराव होने से क्या होता है? जो दर्शक है, दर्शक को बोरियत होने लगती है, वो जल्दी बोर हो जाता है। ये मूल समस्या है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नाटक बहुत ज्यादा उबाऊ हो, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये सिर्फ आक्षेप है। कुछ हद तक ये आक्षेप सही माना जा सकता है, पूरी तरह से आक्षेप भी सही नहीं माना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। नाटक साहित्यिक है तो थोड़ा सा उबाऊ होगा, ये सही है। उतना मनोरंजक नहीं है नाटक, लेकिन नाटक साहित्यिक है, सोफिस्टिकेटेड नाटक है। तो अब ये जो आक्षेप है पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। भाषा कठिन है तथा आम जनता की समझ से बाहर है। भाषा कैसी है इसकी? इसमें भी तत्सम है, इसलिए यह आक्षेप लगाया गया है कि भाषा कठिन है। भाषा तत्सम इसलिए है क्योंकि
वातावरण क्या है नाटक का, नाटक का वातावरण ऐतिहासिक है, तो भाषा कैसी रखनी पड़ेगी, तत्सम रखनी पड़ेगी। कई लोगों ने ये आक्षेप भी लगाया है कि यहाँ पर सारे पात्र एक ही जैसी भाषा बोलते हैं, तो इस आक्षेप का जवाब भी जयशंकर प्रसाद ने दिया था कि अगर अपने नाटक में मैं ओरिजिनल भाषा बुलवाने लगूं, मूल भाषा अगर मैं बुलवाने लगूं पात्रों से, तो फिर स्कंदगुप्त क्या बोलेंगे, मागधी बोलेंगे, खिंगल क्या अपनी भाषा बोलेगा, तो नाटक को सुनेगा कौन, कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा उसको। तो इस तरह के आक्षेप सही नहीं है, सटीक नहीं है। और देखिए तीसरा आक्षेप क्या है, दस देखें तथा कठिन दस्यों की भरमार है यथा कुंभा नदी न खजाना होना। ये बात सही है कि 10 से ज्यादा है, और कुछ कुछ दस्य मुश्किल है, सारे दस्य तो नहीं लेकिन कुछ दस्य मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अब तकनीक आ गई है, तो तकनीक के जरिए इस तरह के दस्य करना बहुत मुश्किल नहीं है। पुराने समय में दिक्कत होती थी जब संसाधनों का अभाव था, लेकिन अब इतने संसाधन आ गए हैं, इतनी तकनीकें आ गई हैं, तो इससे मुश्किल मुश्किल दस्य भी कर लिए जाते हैं। इतने मुश्किल दस्य नहीं है, इससे भी मुश्किल दस्य मंचित किए गए हैं, तो उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये सही है कि दस्य संख्या में ज्यादा है, अपेक्षा का ज्यादा है, इतने दस्य नहीं होने चाहिए। एक आम लोगों के लिए, जब आम लोग मंचन करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन आज के जमाने में बहुत मुश्किल चीज नहीं है। पात्रों का अनुपातिक महत्व युक्त संगत नहीं है, ये बात कुछ कुछ सही है कि कहीं पर ऐसा लगता है कि जो मुख्य पात्र हैं उनको महत्व कम मिल गया है, और कुछ कुछ पात्र जैसे भीम वर्मा देख लीजिए या मातृगुप्त देख लीजिए, भीम वर्मा, मातृगुप्त या मुदगल हो गया विदूषक, उसको कहीं कहीं लगता है महत्व थोड़ा ज्यादा दे दिया गया है, इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए। ये कहीं कहीं बात कुछ हद तक सही दिखती है। और देखते हैं पांचवा आक्षेप क्या है, अनुसांगिक कथाओं को ज्यादा महत्व मिल गया। कहीं कहीं पर दिखता है जैसे कि मातृगुप्त वाली कथा है या मुदगल वाली कथा है, तो उसको उतना महत्व नहीं मिलना चाहिए। वो ना भी होती तो नाटक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो उन सब देखेंगे, उन सब कथाओं को कहीं कहीं पर ज्यादा लिखता है, महत्व ज्यादा मिल गया, इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए। तो आंशिक रूप से ये सही है। संवाद क्या है, लंबे हैं तथा एकालाप है, जिससे नाटक का तनाव कमजोर पड़ जाता है। संवाद वैसे छोटे हैं, कहीं कहीं पर ही लंबे देखेंगे आपको। आमतौर पर संवाद छोटे हैं, भाषा प्रवाहमान है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे एक आलाप है, संवाद लंबे है, जहां एक तरह से प्रसाद को अपनी बात कहनी है, वहां पर संवाद लंबे हो गए हैं, एक आलाप हो गए हैं। ऐसा क्योंकि नाटक का उद्देश्य भी है, नाटक का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, राष्ट्रीय भावना की जागृति है, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यही उद्देश्य है नाटक का। उस वजह से कहीं कहीं पर देखेंगे कि अपनी बात रखने के लिए कहीं कहीं संवाद लंबे हो गए हैं, ऐसा आप पाएंगे। आगे देखते हैं सातवां आक्षेप क्या है। सातवां आक्षेप है कि कई स्थानों पर पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण दिखता है। पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण दिखता है कैसे कि चाहे देखेंगे आप नारी के प्रति दृष्टिकोण, लोगों ने, कई समीक्षकों ने आरोप लगाया कि पारंपरिक दृष्टिकोण है नारी के प्रति, जो कि प्रसाद की रचनाओं में और स्कंदगुप्त में भी दिखता है। इस तरह से देखते, या जिस तरह से लोगों का मानना है कि बार बार इसे ब्राह्मण की तरफ पूरा झुकाव दिखता है, जो पुरानी परंपराएं है हमारी, पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो इसकी वजह क्या है कि नाटक ये प्रसाद का व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, ये तो उस जमाने में कैसा प्रचलन था, किस तरह से वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, किस तरह की चीजें प्रचलित थी, वो उसके हिसाब से प्रसाद ने दिखाया है। ये प्रसाद का व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है। तो ये इस पर कई बार समीक्षकों ने आरोप जताया है, आपत्ति जताई है। अगला देखते हैं आक्षेप क्या है। गीत संख्या में अधिक हैं जो नाटक के प्रवाह को बाधित करते हैं। ये भी देखिए आपकी गीत, हाँ 16 गीत है इस नाटक में, तो गीत संख्या में अपेक्षाकृत ज्यादा है। कहीं कहीं हालांकि गीत साहित्यिक गीत है, उच्च कोटि के गीत हैं, उच्च कोटि के साहित्यिक गीत हैं, उनकी गीता बहुत अच्छी है, बड़े मधुर गीत हैं। लेकिन कहीं कहीं पे लगता है कि ना भी होते तो काम चल जाता है। जैसे देवसेना बार बार ज्यादा गीत गाती है, उतने गीत नहीं होने चाहिए। अगर ना या मातृगुप्त ने ज्यादा गीत गाए हैं, अगर नहीं गाता वो तब भी काम चल जाता है, आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि रंग मंचन में भी तो बाधा होती है ज्यादा गीत होने से, बार बार संगीतकारों सबको बैठाना पड़ता है, तो उससे भी समस्या होती है। तो गीत अगर कम भी होते, इससे आधे भी होते, तब भी काम चल जाता है। लेकिन गीत उच्च कोटि के साहित्य गीत हैं, राष्ट्रीय प्रेम के गीत हैं, अपनी संस्कृति को उजागर करने वाले गीत हैं, ऐसे गीत हैं। और देखते हैं नवा आक्षेप क्या है। पात्र आम जिंदगी के पात्रों की तरह नहीं है, कुछ पात्र सिर्फ अच्छे हैं और कुछ पात्र सिर्फ बुरे हैं।
हाँ ये बात सही है। कहीं देखिएगा आपको कुछ कुछ पात्रों में, जैसे देवकी, कमला, ये सब पात्र हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, कुछ पात्र बुरे ही काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रसाद ने स्वाभाविकता दिखाने के लिए पात्रों के अंदर अंतर्द्वंद दिखाया है। आप देखिए स्कंद को पढ़िए तो उसके मन के अंदर कैसे अंतर्द्वंद है, बार बार अंतर्द्वंद सामने आता है। वो पात्रों की स्वाभाविकता दिखाने के लिए है। इसी तरह कई सारे पात्र हैं जिनका हृदय परिवर्तन भी होता है, बदलते भी हैं, परिवर्तनशील चरित्र है, ये भी देखेंगे आप। तो ये आरोप भी पूरी तरह सही नहीं है, ऐसा पाएंगे। 10वां आरोप क्या है? नाटक में बौद्ध भिक्षु और संघ की नकारात्मक भूमिका दिखाई गई है, जबकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। असल में ये क्यों ऐसा है, इससे प्रपंच बुद्धि का इस्तेमाल किया गया। प्रपंच बुद्धि की वजह से दो चीजें दिखाना चाहते थे प्रताप। एक तो ये दिखाना चाहते थे कि जो स्कंदगुप्त है वो कितना मुश्किल में है, उसका चरित्र को उभारना चाहते थे, और उसके चरित्र को उभारने के लिए सामने आपको जो खलनायक है उसको आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर आप नायक का चरित्र ऊपर उठाना चाहते हैं तो साथ में खलनायक का भी शक्ति तो ऊपर उठानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा खलनायक कितना भीषण है, कितना भयानक है। तो उसको सृजित करने के लिए, वैसा वातावरण सृजित करने के लिए ये जो पात्र की कल्पना की गई है, बौद्ध भिक्षु वाले पात्र की, इस तरह की नकारात्मक भूमिका दिखाई गई है। ये कोई व्यक्तिगत वैसा दृष्टिकोण नहीं है किसी धर्म के प्रति, लेकिन माहौल एक बनाने के लिए वैसा किया गया है। स्कंदगुप्त के नाटक में आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त की वीरता जैसे गुणों को, कि किस तरह से कितना वो बहादुर है, धैर्य कितना रखता है, घबराता नहीं है आसानी से, और हर संकट से वह निकलता है, किस तरह से निकलता है, जूझता है। उन सब गुणों को दिखाने के लिए इस तरह से वातावरण सृजित किया गया है, इस तरह से पात्रों को सृजित किया गया है। वरना आप यही देखिए, बौद्ध में ही देखिए जो प्रख्यात कीर्ति है, प्रख्यात कीर्ति है, वो भी बौद्ध सन्यासी है, बौद्ध भिक्षु है। उसका रोल देखिए, उसका रोल बड़ा सकारात्मक है इसमें। धातुसेन आया, उसका रोल भी देखिए सकारात्मक ही है, वो भी बौद्ध देश से ही आया है। तो ऐसा नहीं है किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ दुराग्रह हो, बल्कि माहौल ऐसा सृजित करने के लिए ताकि नायक के गुणों को उभारा जा सके, इस तरह किया गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इतिहास दृष्टि भी देख ली, इतिहास बोध देख लिया, कितना इतिहास का प्रयोग है, कितना कल्पना का प्रयोग है, ये देखा। जयशंकर प्रसाद इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका अध्ययन है, वो भी देखा हमने। क्या क्या आक्षेप हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। तो क्या क्या स्कंदगुप्त पर आक्षेप है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। संवेदना पक्ष हम पढ़ चुके हैं, शिल्प पक्ष पढ़ चुके हैं। जो इसका मूल अंगी रस है, आनंदवादी रस, वो देखा। मूल दर्शन किस दर्शन का प्रभाव है, हमने देखा प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है, थोड़ा मोड़ा मार्क्सवाद का भी प्रभाव है, अन्य दर्शनों का भी प्रभाव मिलता है, क्षणवाद का, परिवर्तनवाद का। लेकिन मूल जो दर्शन है इसका प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही है, ये आपने देखा। तो हमने मोटे तौर पर सारी चीजें देख ली हैं इसकी। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।